जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आशुतोष यादव। आज इतिहास के साथ जुड़ेंगे। इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे जिसका नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ। आज जानेंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे और जानेंगे कि भारत में वास्को डी गामा ने भारत की खोज क्यों की। जब तक क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि यूरोप के लोगों को भारत के एक नए मार्ग की खोज करनी पड़ी। जब तक हम इसके पीछे की कहानी नहीं समझेंगे, जब तक हम इसके पीछे का इतिहास नहीं समझेंगे, तब तक हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि यूरोपियों का ऐसे क्या कारण रहे, ऐसी पीछे क्या घटनाएं हो गई, ऐसी क्या समस्या हो गई कि यूरोपियों को एक नए मार्ग की खोज करनी पड़ी। आज इसके पीछे की पूरी कहानी समझेंगे, क्योंकि जो हमारा देश है ये प्राचीन काल से ही एक आकर्षण का केंद्र रहा है। क्योंकि यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य के मामले में सबसे ज्यादा डेवलप हमारा हिंदुस्तान था। वेद पुराणों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से सबसे ज्यादा डेवलप हमारा देश था। लोग दुनिया से, जब दुनिया में लोग कहीं पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जब दुनिया के लोगों ने कहीं पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, तब दुनिया के लोग हमारे देश में ज्ञान सीखने के लिए लोग आते थे। आज भले ही चीन के साथ हमारे अच्छे संबंध ना हो, मगर प्राचीन काल में चीनी यात्री फाइयान ह्वेनसांग भारत में आते थे कि कुछ भारत से हमको ज्ञान सीखने को मिल जाए। भारत ज्ञान के मामले में हो, चाहे धर्म के मामले में हो, चाहे व्यापार के मामले में हो, हमेशा प्राचीन काल से ही एक आकर्षण का केंद्र रहा है। और वही कारण है कि जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तब भारत से जो गुजरात में जो लोथल बंदरगाह था, वहां से लोग व्यापार करने, यहाँ से व्यापार करने लोग समुद्र के मार्ग से और स्थल के मार्ग से यूरोप तक व्यापार करने जाते थे। क्योंकि प्राचीन काल से ही लोग हमारे देश को जानते थे। क्या यूरोपियों ने जो भारत की, वास्को डी गामा ने जो भारत की नई खोज की, क्या इससे पहले लोग नहीं जानते थे? इसके पहले भी जानते थे। सिकंदर ने तब न जाने कब आक्रमण किया था भारत पर, तब यूरोप के लोग जानते थे। हमारे तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही लोग जानते थे कि भारत कहाँ पर है। फिर ऐसी क्या घटना हो गई कि भारत के लिए यूरोपियों को भारत के एक नए मार्ग की खोज करनी पड़ी। क्योंकि जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर जब सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलित थी, उसी टाइम पर इराक साइड में एक नई सभ्यता जो बहुत डेवलप, उस समय एक डेवलप सभ्यता थी, जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। और उसके साथ साथ एक मिस्र में जो एक सभ्यता डेवलप थी, इसको कहते हैं मिस्र की सभ्यता। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सभ्यताएं डेवलप थी। और जो इतिहास का जो पिता कहा जाता है, जिसे इतिहास का पिता का हेरोडोटस, वो भी एक यूरोप का ही था। अरस्तु, सुकरात, बड़े बड़े इतिहासकार, साहित्यकार यूरोप में भी लोग हुए हैं। बड़े बड़े इतिहासकार हुए, बड़े बड़े साहित्यकार हुए, जो यूरोप से भी हुआ करते थे। और धीरे धीरे यहाँ से लोग व्यापार करने जाते थे। जो इटली वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर इटली का जो क्षेत्र था, वहां पर जो छोटे छोटे व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से छोटे छोटे शहर डेवलप होना शुरू हो गए। जब यहाँ के छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे कस्बे व्यापार के माध्यम से, यहाँ से लोग, इंडिया से जब लोग व्यापार करते थे, तो यहाँ पर व्यापार के माध्यम से लोग, यहाँ के छोटे छोटे शहर डेवलप होना शुरू हो गए। जब छोटे छोटे डेवलप शहर हो रहे, और उस समय भारत में एक जो शक्तिशाली साम्राज्य था, तो अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ साम्राज्य था, और जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य था वो था मगध साम्राज्य। और उस समय सिकंदर ने क्या किया? सिकंदर ने इन छोटे छोटे जो डेवलप हुए थे, जो शहर डेवलप हुए थे, वहां पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। जब सिकंदर ने आक्रमण कर दिया, तो यहाँ की जो व्यवस्था थी पूरी ध्वस्त हो गई। क्योंकि वहां के जो सैनिक मारे गए, वहां के जो अधिकारी थे वो मारे गए। जब वहां के राजा मारे गए, तो जो राजा और जब सैनिक, जब कोई चलाने वाला, जब शासन व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई, तो यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। जब यही आक्रमण करते करते आगे ईरान की तरफ बढ़ने लगा, और धीरे धीरे हिंदुस्तान की पश्चिमी सभ्यता में पश्चिमी राज तक पहुंच गया। जब हिंदुस्तान के पश्चिमी राज तक सिकंदर पहुंच गया, और भारत मतलब विश्व विजयी बनने के लिए जब सिकंदर निकला, जब हिंदुस्तान तक पहुंच गया, उसके बाद यहाँ पर जब आक्रमण किया पश्चिमी क्षेत्र पर, तो यहाँ पर भी व्यवस्था ध्वस्त कर दी। वहां के बड़े बड़े राजा मारे गए, सैनिक मारे गए। जब अधिकारी मारे गए, तो व्यवस्था जब ठप हो गई, वहां पर व्यवस्था बिल्कुल अवरुद्ध हो गई। तो उस व्यवस्था का फायदा उठाकर, वहां पर जो व्यवस्था बेकार हुई थी, उस व्यवस्था का फायदा उठाकर भारत के दो लोगों ने, एक बलवान
और एक बुद्धिमान। जब बुद्धिमान और बलवान दो व्यक्ति एक साथ हो जाएं तो उन्होंने भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी जिसको कहते हैं मौर्य साम्राज्य। और जिस सिकंदर ने मगध साम्राज्य पर लड़ने से पहले ही डर के भाग गया था, उस मगध साम्राज्य को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से, अपने गुरु चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने उस मगध साम्राज्य पर भी कब्जा कर लिया। और धीरे धीरे जो ये व्यवस्था यहाँ पर एक नए वंश की जो स्थापना हुई जिसको मौर्य वंश कहते हैं। और यहाँ पर जो यूरोप में जो छोटे छोटे जो डेवलप हुए थे, जो छोटे छोटे कंट्री, जो छोटे छोटे शहर डेवलप हुए थे वाणिज्य के मामले से, व्यापार के माध्यम से जो डेवलप हुए थे, वहां पर भी व्यवस्था चौपट हो गई। और वहां पर भी आपको एक नया साम्राज्य देखने को मिलेगा, एक नया साम्राज्य डेवलप होगा जिस साम्राज्य का नाम था रोमन साम्राज्य। यहाँ पर एक नया साम्राज्य स्थापित हो गया जिसको कहते हैं रोमन साम्राज्य। और रोमन साम्राज्य धीरे धीरे चलते चलते एक समय ऐसा आया कि इतना डेवलप हो गया कि रोमन साम्राज्य धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों से मिलकर एक बड़ा रोमन साम्राज्य बड़े अफ्रीका के बड़े और एक यूरोप के बड़े भाग तक फैल गया रोमन साम्राज्य। और इधर भारत में एक नया साम्राज्य चल रहा था और रोमन साम्राज्य इतना ज्यादा डेवलप हो गया और धीरे धीरे चलकर भारत से लोग व्यापार करते थे, व्यापार के माध्यम से रोमन साम्राज्य। और फिर ये भारत से आते थे, यूरोपीय लोग भारत आते थे और भारत से व्यापार करते थे, व्यापार करके पूरे यूरोप में, एशिया में हर जगह व्यापार करते थे रोमन के व्यापारी। और धीरे धीरे रोमन साम्राज्य एक डेवलप हो गया। और डेवलप होने के बाद आगे चलते चलते रोमन साम्राज्य दो भागों में डिवाइड हो गया। जब रोमन साम्राज्य, यहाँ का रोमन साम्राज्य दो भागों में डिवाइड हो गया और रोमन साम्राज्य जब दो भागों, तो एक इधर वाला भाग हो गया पूर्वी रोमन साम्राज्य, इधर पूर्वी रोमन, और इधर वाला हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य। इधर वाला पश्चिमी रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य दो भागों में डिवाइड हो गया, एक इधर पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक उधर हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य। और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसका तो व्यापार हिंदुस्तान के साथ, एशिया के साथ, एशिया वाले देशों के साथ तो अच्छा होता था, तो ये तो डेवलप और होता चला गया। मगर जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था इसका जो व्यापार था वो इंडिया के साथ या इधर यूरोप, जो एशिया वाले देश थे, इसके साथ व्यापार होना कम हो गया और धीरे धीरे ये वाली व्यवस्था कमजोर होती चली गई। पश्चिमी रोमन साम्राज्य कमजोर होती चली गई। जब कमजोर होती चली गई तो वहां के लोग कमजोर होते चले गए, वहां के लोग गरीब होते चले गए। और इसी पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर जर्मनी के लोग बर्बर टाइप के थे, वो सिर्फ लड़ने मरने में विश्वास रखते थे, काट मार करो और कब्जा करो, उस पर विश्वास करते थे। और जर्मनी के लोगों ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर जब आक्रमण कर दिया तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य बिखर गया पूरी तरीके से। जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य बिखर गया तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य एक छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गया। छोटे छोटे क्षेत्रों में पश्चिमी रोमन साम्राज्य बट गया। तो इन छोटे छोटे जो क्षेत्र के, जो यहाँ के जो क्षेत्र के जो राजा होते थे उनको सामंत कहते थे, उनको सामंत बोलते थे। उन पश्चिमी जो छोटे छोटे यहाँ के जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे उसको सामंत बोलते थे। सामंत ही यहाँ के कर वसूलते थे, सामंत ही यहाँ पर शासन करते थे। और धीरे धीरे इन्होंने ही यहाँ पर पूरा जो इस पर कब्जा कर रखा था। और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था वो शक्तिशाली हो गया। और जहाँ पर शक्ति, जहाँ पर संसाधन ज्यादा होंगे, जहाँ पर शक्ति ज्यादा होगी, वहां पर धर्म का प्रभाव कम होता है। और जहां पर कमजोर लोग होंगे, जहां पर साधन संसाधन कम होंगे, वहां पर धर्म का असर ज्यादा होता है। जैसे कि मान लो कि मुंबई है, वहां पर खेती तो होती नहीं मुंबई में, वहां पर व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से संसाधनों की ज्यादा होने की वजह से वहां डेवलप हो गया। वहां पर के लोग बॉलीवुड, जहां पर धर्म का असर कम होगा उनके ऊपर, लोग वो अपनी मर्जी से कपड़े पहनेंगे, मर्जी से घूमेंगे, ना तो हिंदू धर्म के हिसाब से कपड़े पहनेंगे ना तो मुस्लिम धर्म के हिसाब से कपड़े पहनेंगे। क्योंकि जहां पर संसाधन ज्यादा हो जाएंगे, जहां पर लोग ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, वहां पर
धर्म का असर कम होता है। और जहां पर लोग कम, जहां पर संसाधनों की कमी होगी, जहां पर लोग कम डेवलप होंगे, वहां पर धर्म का प्रभाव उस पर ज्यादा होता है। यही कारण हुआ कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, उस पर धर्म का असर ज्यादा होने लगा। धीरे धीरे जो ये सामंत हुआ करते थे यहाँ के जो पोप या चर्च के जो पादरी लोग हुआ करते थे, उनका प्रभाव समाज में ज्यादा होने लगा। और वही लोग हर चीज डिसाइड करने लगे। उनका राजा पर भी इतना ज्यादा प्रभाव करता था कि जो पादरी, वहां के पोप लोग जो कहते थे वही राजा काम करते थे। उनके खिलाफ कोई भी बोल नहीं सकता था ना। तो उनका धर्म का इतना प्रभाव था कि एक उदाहरण आपको देते हैं कि वहां के एक व्यक्ति हुए, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के एक व्यक्ति हुए टॉलमी। उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, बाकी सारी खगोलीय पिंड उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और टॉलमी की बात को उसमें रख दिया गया, उनके धर्म ग्रंथों में जोड़ दिया गया। और जबकि भारत के लोग, एशिया के लोगों ने पहले ही बता दिया, उसके बाद बता दिया कि जो सूर्य है वो केंद्र में है, बाकी सारे खगोलीय पिंड उसके चक्कर लगाते हैं। मगर वो जो धर्म में शामिल कर दी गई, उसको तो कोई बात नहीं कर सकता, उसको कोई बात काट नहीं कर सकता। अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है तो समझिए धर्म के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। आप धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो वहां पर धर्म का असर ज्यादा था। जो पादरी पोप लोग हुआ करते थे वो इतना अत्याचार करते थे, इतना शोषण करने लगे पब्लिक का, लोगों का इतना शोषण करने लगे, कहने लगे भैया अगर तुमको अपने पाप कम कराना, आओ पादरियों के पास आओ, तुमको मंत्र लिख देंगे, तुमको ये लिख कर देंगे, पैसा जमा करो, इतना जमा करो, ये करो, फिर तुम्हारा उतने ही पाप कम हो जाएंगे। ऐसी मान्यताएं थी लोगों की। वहां पर धर्म का प्रभाव ज्यादा था और पूर्वी रोमन साम्राज्य पर इसका कम असर था, धर्म का असर कम था। और मेन घटना हुई कहां? मेन घटना तो ये थी कि ये जो अरब प्रायद्वीप वाला जो क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र था, ये जो इराक, सीरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर जो क्षेत्र था, यहाँ पर कबीली जनजाति वाले लोग रहते थे, कबीले टाइप के लोग रहते थे। वहां पर लोग आपस में ही लड़ते थे। एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण कर देता था। कभी वो कहते थे तुम हमारे कबीले के हो, वो कहते थे तुम दूसरे कबीले पर आक्रमण करते थे। एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करते थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो यहाँ पर जब एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है पैगंबर मोहम्मद साहब, जब उनका यहाँ पर जन्म हुआ, जब वो हीरा नाम की गुफा में जब ध्यान करते थे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो यहाँ पर इन्होंने एक नया धर्म स्थापित किया और वो धर्म था इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म, यहाँ पर एक नया धर्म स्थापित किया। जो कबीली लोग थे, जो आंतरिक संघर्ष करते थे, जो आपस में लड़ते थे, उन्होंने वहां पर एक नई पहचान दी। और जो एक नई पहचान दी जिसको हम कहते हैं मुस्लिम, कि मुस्लिम भाई भाई, और एक नया साम्राज्य यहाँ पर स्थापित कर दिया। और उनके लोग, बड़ी संख्या में लोग, ईसाइयत से लोग धर्म परिवर्तन करने लगे, बड़ी संख्या में लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार करने लगे। और जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, और यहाँ पर तो एक, क्योंकि जो इधर इंडिया था उस समय, जिस समय यहाँ पर धर्म का विकास हो रहा था, धर्म का साम्राज्य बढ़ रहा था, तब यहाँ पर भारत 4 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्गों में डिवाइड था। इधर रोमन साम्राज्य 3 वर्गों में डिवाइड था। अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास 3 वर्गों में इधर डिवाइड और 4 वर्गों में इधर डिवाइड। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में बटा हुआ हिंदुस्तान, उधर रोमन साम्राज्य 3 वर्गों में बटा हुआ। ये तो आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। मगर यहाँ पर लोगों ने जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने लोगों से कहा कि जब इस्लाम धर्म लोगों ने स्वीकार किया कि मुस्लिम भाई, और जितने कबीले थे, जितनी जनजातियां थी, वहां के लोग जब इस्लाम धर्म को मानने लगे तो लोग उनके फॉलोअर बनने लगे। और कहा कि मुस्लिम जब भाई हैं तो सारे जो आपस में जो कबीले लड़ते थे वो सारे इकट्ठे हो गए, धर्म के नाम पर इकट्ठे हो गए। और धर्म का एक प्रचार करने के लिए, एक मुस्लिम बंधुत्व का प्रचार करने के लिए लोग आक्रमण करना शुरू कर दिए कि अब अपने साम्राज्य को बढ़ाएंगे। और यहाँ के मुसलमानों ने, यहाँ के जो पैगंबर मोहम्मद साहब जाने के बाद जो खलीफा थे, जो खलीफाओं के जो सेनापति थे, उनके नेतृत्व में, खलीफाओं के नेतृत्व में
और जो वहाँ के सेनापति हुआ करते थे उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे आक्रमण करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे हिंदुस्तान की तरफ आक्रमण करना शुरू कर दिया, एशिया की तरफ आक्रमण करना शुरू कर दिया, इधर मिस्र की तरफ आक्रमण करना शुरू कर दिया और पूर्वी रोमन साम्राज्य तक आक्रमण करना शुरू कर दिया। यानी कि इस्लाम धर्म को बढ़ाने लगे, एक धार्मिक साम्राज्य को बढ़ाने लगे। जब इधर आक्रमण करके इधर मिस्र की तरफ कब्जा कर लिया, धीरे धीरे इधर अफगानिस्तान तक कब्जा पहुंच गया इनका। मैं रोमन साम्राज्य पर जब कब्जा किया, जब आक्रमण किया तो रोमन जो साम्राज्य था वो ज्यादा शक्तिशाली था और शक्तिशाली को हराना इतना आसान नहीं था। मुस्लिम साम्राज्य को, मुस्लिम सैनिकों को, उनके सेनापतियों को पूर्वी रोमन साम्राज्य को हरा पाना इतना आसान नहीं था और वो प्रारंभिक में पूर्वी रोमन साम्राज्य का कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए उसको। और धीरे धीरे मुस्लिमों ने, उनके सेनापतियों ने आक्रमण करते करते सीधे सीधे धीरे धीरे भारत के अधिकांश, उत्तर के अधिकांश भाग पर जब कब्जा कर लिया और उनके साथ जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, उनके साथ बहुत सारे आक्रमणकारी बर्बर हुआ करते थे। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों को, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बहुत सारे ऐसे आक्रमणकारी हुए जिन्होंने भारत के हजारों मंदिरों को, यूनिवर्सिटियों को, तक्षशिला, नालंदा जैसी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालयों को ध्वस्त कर दिया। धीरे धीरे इधर भारत पर, अधिकांश भारत के भाग पर कब्जा हो चुका था और धीरे धीरे एक समय आया कि ये लोग मिस्र के रास्ते से, मिस्र का आक्रमण करते करते पुर्तगाल तक पहुंच गए। मुस्लिम साम्राज्य पुर्तगाल तक पहुंच गया, यूरोप के अधिकांश भाग पर पहुंच गया। मुस्लिम साम्राज्य जब स्थापित हो गया और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, इसकी राजधानी जो थी, पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी उसका नाम था कुस्तुनतुनिया। पूर्वी रोमन, यहाँ पे जो पूर्वी इटली के जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, उसका नाम था कुस्तुनतुनिया। उसका नाम था कुस्तुनतुनिया। जब मुस्लिम साम्राज्य ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने, मुस्लिम सेनापतियों ने, खलीफाओं ने जब कुस्तुनतुनिया पर जब कब्जा कर लिया, तब वहां के लोग बड़ी संख्या में, जो वहां के लोग थे, वो वहां से निकलकर इटली पहुंच गए। वहां से कुस्तुनतुनिया को छोड़कर इटली में इकट्ठा हो गए, बड़े बड़े लोग बाहर से भागकर। और जब यहाँ पर इकट्ठा हो गए और यहाँ पर वाला जो पूरा जो व्यापार का जो मार्ग था पूरा अवरुद्ध हो गया। पूरे ये वाले क्षेत्र पर पूरा मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया। जब मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया तो इन्होंने व्यापार के सारे रास्ते, जितने भी हिंदुस्तान के और एशिया से जितने भी सारे व्यापार होते थे, सारे व्यापारों को अवरुद्ध कर दिया। सारे व्यापारों को, सारे मार्गों को जब रोक दिया, तब यहाँ पर जब व्यापार ही नहीं हो सकता, इधर क्षेत्र से जब व्यापार नहीं हो सकता, तो यहाँ के लोग बड़ी संख्या में, जब कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हो गया तो वहां से लोग निकलकर इटली चले गए। और इटली में बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होने लगे, तब अलग अलग ज्ञान बंटने लगा। क्योंकि अगर एक मेढक हो, अगर एक कुएं का मेढक हो, कुएं में रहता हो, तो उसको पता ही नहीं चलेगा दुनिया कितनी बड़ी। वो सोचेगा सिर्फ कि दुनिया इतनी ही बड़ी है, कुएं कितनी बड़ी दुनिया है। जब वो लोग बाहर निकले तब लगता कि यार बहुत बड़ी दुनिया है। जब यही लोग यहाँ पर, जब इटली में जब इकट्ठा हो जाएंगे, जब अलग अलग विचारक इकट्ठा हो जाएंगे, जब अलग अलग विचार के लोग मिलेंगे, तो ज्ञान ज्यादा बढ़ने लगेगा। और बढ़ने लगेगा तो यही इटली पर ही लोग बोले कि देखो हमारा कितना बड़ा साम्राज्य था, आज ध्वस्त हो गया। और अपने जो साम्राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए लोगों के अंदर कि अपना पुनः साम्राज्य स्थापित किया जाए, उसके लिए होड़ लगने लगी। विद्वान लोग बढ़ने लगेंगे और धीरे धीरे मुस्लिम साम्राज्य के लोगों पर आक्रमण करना शुरू कर देंगे, मगर वो सफल आक्रमण नहीं होंगे उनके। और यहाँ पर इटली में ही जब लोग, विद्वान जब इकट्ठा होने लगे, तब लोग अलग अलग ज्ञान मिलने लगा, अलग अलग विचार मिलने लगे। तो यहीं पर इटली में ही सबसे पहले जो आएगा, जिसको कहते हैं पुनर्जागरण काल, यानी कि इटली से ही फिर से एक नया साम्राज्य स्थापित करने के लिए होड़ लग जाएगी कि अपना साम्राज्य दोबारा फिर से स्थापित करेंगे, जिसको कहते हैं पुनर्जागरण काल। और ये जो इंजन, जो रोमन साम्राज्य का जो इंजन फेल हुआ था,
और जो इंजन फेल हुआ था, फिर ये बाद में एक धक्का लगा के ऐसा इंजन स्टार्ट होगा कि यूरोप के लोग अपने दिमाग के बल पर पूरी दुनिया में साम्राज्य स्थापित करेंगे। यही लोग अपने पूरी दुनिया में साम्राज्य स्थापित करेंगे। और जब इधर अरब वाले क्षेत्र पर जब कब्जा हो गया, जब इटली में रहते थे, तो अरब वाले व्यापारी जो ये भारत से, एशिया से जो जो भी वस्तुएं खरीदते थे, जो भी व्यापार खरीदते, जो भी खरीद के लाते थे वस्तुएं, मसाला हो, कुछ भी हो, वो यहाँ के अरब व्यापारियों से यहाँ पर इटली वाले लोग खरीदते थे। और इटली वाले खरीद के लोग यूरोप के अलग अलग भागों तक, यूरोप के अलग अलग देशों तक पहुंचाते थे। मसाला हो, सूती वस्त्र उद्योग हो, कुछ भी हो, जो भी वस्तुएं खरीदते थे और इधर बहुत महंगी दामों पर बेचते थे। और पूरे व्यापार पर कब्जा था अरबी लोगों का। जब अरबी लोगों का कब्जा था, अरबी लोगों से इटली वाले लोग खरीदते थे और इटली वाले लोग यूरोप के अलग अलग भागों में, अलग अलग देश तक वो वस्तुओं को पहुंचाते थे और बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। और धीरे धीरे जब यहाँ पर लोग महंगे दामों पर बेचने लगे, तो महंगाई ज्यादा बढ़ने लगी और यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल के लोगों में होड़ मच गई कि अब हमको खगोली खोजों की शुरुआत होने लगी कि अब खगोली की भारत के एक नए मार्ग की खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला जो मार्ग था ये पूरा अरबियों ने ध्वस्त कर रखा था, अरबियों व्यापारियों के अंडर में था। अगर यहाँ पर आप अगर निकले तो आप लूट लिए जाएंगे। अगर यहाँ पर निकलते थे, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता लोगों को, इस्लाम धर्म स्वीकार करो, और नहीं तो मार देते थे उनको, और या तो उनका सामान जो भी व्यापार करने जाते थे वो लूट लेते थे। और यहाँ पर पूरा अधिकांश भारत पर तो कब्जा था ही मुस्लिम साम्राज्य का, उसके साथ साथ इधर पूरा अरब, जो सऊदी अरब, ईरान, फारस, जो भी ये जो क्षेत्र था, ये वाला अरब प्रायद्वीप वाला जो क्षेत्र था, इस पर पूरा मुस्लिम साम्राज्य स्थापित था। जब उनके अंडर में सब कुछ था तो वहां पर व्यापार ही नहीं हो सकता था। तब लोगों ने, यूरोप के लोग, पुर्तगाली लोग, स्पेन के लोगों ने कहा कि अब भारत तक पहुंचने के लिए एक नए मार्ग की खोज करनी पड़ेगी, और यहां से होड़ लग गई। और सबसे पहले एक व्यक्ति निकला, यहां तक पहुंचा, यहां अफ्रीका के दक्षिणी पॉइंट तक पहुंचा, जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। और इसको उत्तम आशा अंतरिक्ष भी बोलते हैं, उत्तम आशा अंतरिक्ष। और जो व्यक्ति जो पहली बार चला था उसका नाम था बार्थोलोमियो डियास, बार्थोलोमियो डियास, जो व्यक्ति पहली बार चला, ये व्यक्ति चला है 1487 में। 1487 ईस्वी में व्यक्ति चला, एक यूरोप से चला, स्पेन और पुर्तगाल साइड से चला ये व्यक्ति, जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियास। और ये व्यक्ति यहां तक चल के आया, दक्षिण अफ्रीका के आखिरी छोर पर पहुंचा, और उसका नाम दिया केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष द्वीप, कि उसने कहा कि इसके आगे अब दुनिया नहीं है, लगता है कि ये पृथ्वी का आखिरी छोर है, इसके आगे दुनिया नहीं है। और ये धीरे धीरे फिर वापस लौट गया। इसके 5 साल बाद ही 1492 में एक व्यक्ति चला, जिसका नाम था कोलंबस स्पेन से चला कोलंबस, और धीरे धीरे पहुंच गया, वो मार्ग भटक गया और एक नए जगह पहुंच गया, यहाँ पर छोटे छोटे बसे हुए थे, और पहुंच गया। और जब वहां पहुंचा उसने कहा कि मुझे इंडिया की खोज कर ली, एक इंडिया मिल गई, जिसको आज वर्तमान में कहते हैं वेस्ट इंडीज। जिसको आज वर्तमान में वेस्ट इंडीज कहते हैं। और उसने नई दुनिया की खोज की, जिसको कहते हैं अमेरिका। और उसके बाद फिर भी जब खोज नहीं हो पाई, वहां तक भारत तक नहीं पहुंच पाए, फिर भी
एक नया व्यापारी, लोग वही चलते थे ज्यादातर व्यापार करने के लिए जो लुटेरे हुआ करते थे, जो राजा जो जो जीने की ज्यादा इच्छा नहीं रखते थे। न जाने कितने चले होंगे भारत खोज करने के लिए समुद्री मार्ग से, न जाने कितने विलीन हो गए, वापस ही लौट के नहीं आए। फिर एक व्यक्ति और चलता है जिसका नाम है पुर्तगाल से चलता है एक व्यक्ति, और यहां तक तो रास्ता उसको पता चल गया था क्योंकि बार्थोलोम्यू डियास इसके पहले यहां तक पहुंच चुका था, यहां तक इस पॉइंट तक। और यहां पर जो वास्को डिगामा चला, और ये चला था 1498 में, 1498 में चला, पुर्तगाल से चला और दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप तक पहुंचा, और इसके आगे का उसको भी रास्ता नहीं पता था। उसको लग रहा था कि यहाँ से दुनिया खत्म हो जाएगी, इसके आगे दुनिया खत्म है, दक्षिण का ये पृथ्वी का आखिरी छोर है, इसके आगे कोई दुनिया नहीं है। और यहाँ पर एक, क्योंकि भारत के लोग व्यापार किया करते थे, यहाँ पर एक गुजरात का व्यापारी इसको मिला, वास्को डिगामा को एक गुजरात का व्यापारी मिला जिसका नाम था अब्दुल मानिक। जब वो गुजरात का व्यापारी जब वास्को डिगामा को मिला और उसने बताया एक भारत तक पहुंचने का रास्ता, उसके आगे का रास्ता, यहां से भारत तक पहुंचने का रास्ता वास्को डिगामा को अब्दुल मालिक ने बताया, जो एक गुजरात का व्यापारी था। और उसने जब बताया तो वास्को डिगामा यहां से चला और पहुंचा जाकर दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के केरल राज्य के एक कालीकट नामक, ये जो केरल राज्य है यहाँ पर पहुंचा, केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा। तो यहाँ के राजा जमोरिन थे, उन्होंने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। और क्योंकि भारत के लोग विदेशी लोगों को ज्यादा मान्यता देते थे, उनका स्वागत किया, भव्य स्वागत किया वास्को डिगामा का। और यहाँ पर केरल में जब वो गया तो वहां पर उसका हिंदू राजा जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। और वो जमोरिन जो वास्को डिगामा था थोड़े दिन रुका और उसके बाद गुजरात से फिर वापस लौट गया और अपने साथ ले गया ब्लैक पेपर, काली मिर्च। यानी काली मिर्च जब लेकर गया तो वहां की यूरोप की बाजारों में जब उसने बेचा जाके काली मिर्च को, तो जो उसके आने का खर्चा और जाने का खर्चा छोड़ करके 60 गुना ज्यादा कीमत पर उसको लाभ हुआ, 60 गुना ज्यादा लाभ हुआ। यानी कि आने का खर्चा जाने का खर्चा निकाल के उसको 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। और जो जिस जहाज से आया था उसका नाम था साउ गैब्रियल, जिस जहाज से आया था वास्को डिगामा उसका नाम था साउ गैब्रियल। और जब वो वापस वहां पर लौट गया, जब काली मिर्च को उसने वहां पर जाके बेचा जाके, तब उसको 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुई। जब 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुई तब यूरोप के लोगों ने, पुर्तगाली लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसी को एक व्यापार बनाया जाए। तब वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएंगे और वो लोग फिर दोबारा 13 जहाज लेकर भारत पर व्यापार के उद्देश्य से आएंगे। और धीरे धीरे फिर उसके बाद डच आएंगे, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, डेनिश आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे और धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से ही हिंदुस्तान को कैसे गुलाम बनाएंगे। और आज पता चला कि वास्को डिगामा ने समुद्र की खोज क्यों की, क्योंकि ये वाला जो रास्ता था, जो पहले व्यापार का रास्ता था, जो लाल सागर से या स्थल के रास्ते से जो व्यापार हुआ करता था, उस पर अरबियों ने, मुस्लिमों ने उस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था, रोक दिया था। तब वहां पर महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि वहां पर व्यापार ही नहीं हो सकता था, यूरोप के लोग व्यापार ही नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने एक नए मार्ग की खोज की थी, जिस वास्को डिगामा ने जो खोज की थी वो एक जल मार्ग की खोज की थी, क्योंकि भारत तो पहले से ही था। और जो एक नए खोज की मार्ग, जो वास्को डिगामा ने एक नए जल की मार्ग की खोज की, और फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग भारत आना शुरू करेंगे और एक व्यापार करेंगे और व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे हिंदुस्तान को कैसे गुलाम बनाएगी, उसके कहानी को आगे समझेंगे। और आई होप कि आप समझे होंगे कि वास्को डिगामा ने
भारत की खोज कैसे की और उसके पीछे का कारण समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।